Sir, you are on mute. इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया बोलो? अच्छा, म्यूटेड जे थॉमसन। जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन हुआ? जे थॉमसन। अब नेक्स्ट है, हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अभी जो क्वेश्चन तुमने पूछा है ना, उसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। किसमें? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। गॉट इट? बोलो, आया समझ में? Yes, यस sir. सर। ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की थी या बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग है? हैंड रेज करो थोड़ा सा, मुझे समझ में आए। सर मैं नहीं थी। सर, मैं भी नहीं थी. ओके, तनीषा और कौन दूसरा है? संजना। हेतवी. ओके, एंड वेदांत। 4 लोग हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, ये जो हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट एक्चुअली कनेक्टेड विद द प्रीवियस टॉपिक्स। इट्स अ सेपरेट टॉपिक। इसमें किसी चीज का कोई भी रिलेशन है नहीं। ओके, तो तुम्हें ऐसे सोचना नहीं है कि समझ नहीं आएगा बिकॉज पहले नहीं पढ़ा है। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रॉन जो है वो कैसा होता है पता है? बोलो, न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा होता है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन कैसा था? चार्ज। Negatively charged. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। वेरी गुड। प्रोटॉन कैसा था? Positively charged. ओके, सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी यूज करूं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर करना इजी है या नहीं? बोलो। सर इजी है। क्यों इजी है पता है? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है ना, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन क्या न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होगा या नहीं? नहीं होगा. नहीं होगा सर। यस, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल डेविएट करते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। उसकी तो बारे में बात आगे करी जाएगी, अभी नहीं। जब फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं हम लोग। नाउ टेल मी, अगर न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना बहुत टफ है, दैट मीन्स इसकी डिस्कवरी में बहुत देर लगी होगी ना? Yes, sir. इट वाज डिस्कवर्ड वेरी लेट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है बच्चों? न्यूट्रल। न्यूट्रल पार्टिकल। हेंस it can't be detected using deviations from electric field and magnetic field हाँ या ना बोलो भाई? यस सर। नाउ सी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था वो किस ईयर में हुआ, बताओ। इलेक्ट्रॉन किस ईयर में डिस्कवर हुआ? 1859। 1889 में इलेक्ट्रॉन। जल्दी बताना नाम। 1859 में इसकी क्या करी गई? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। लेकिन नेम कब रखा गया? 1889। 1889। तो ये नाम किसने रखा था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। वेरी गुड। अब ध्यान सुनना, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन 1919। हाँ, अभी जो इसका नाम थॉमसन ने रखा है, सॉरी रदरफोर्ड ने रखा है,
वो 1909 में उन्होंने क्या दिया था अपना रदरफोर्ड मॉडल 1911 में। 1907 से लेके 1911 तक रदरफोर्ड को इसके बारे में नॉलेज था। तो हम लोग एग्जैक्ट ईयर नहीं लिखते हैं, ईयर तुमसे कोई पूछेगा नहीं। एक लंबा समय लगा, उन्हें टाइम लगा इसको बताने। कई बुक्स में 1907 है, कई में 1909 है, दोनों आंसर सही है। क्योंकि ये रदरफोर्ड पब्लिश करते थे पेपर में, तुरंत नहीं बताते थे कि यार मैंने इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया है, सब लोग आ जाओ। ऐसा नहीं होता ना, इंतजार करना पड़ता है। किस चीज का इंतजार करना पड़ता है? साइंस कॉन्फ्रेंस का, है ना, उसमें जाकर के वो लोग पब्लिश करते हैं। जैसे लंदन में जो है बहुत सारी सोसाइटीज थी उस समय, जिसमें टेस्ला और बड़े बड़े साइंटिस्ट सब काम करते थे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में कितना टाइम लगा बोलो? काफी ज्यादा टाइम। हाँ या ना बोलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। Chadwick. काफी टाइम लगा। देखो कितना ज्यादा फर्क है। 1850s में एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था। ये कब चालू हुआ था? 1850. हाँ, सबसे पहले फैराडे ने किया, फिर जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया, स्टोनी ने किया, आपने जुलियस प्लकर ने किया, देन थॉमसन ने भी काम किया इस पे। और 1850s और 1932 में कितने साल का डिफरेंस? ऑलमोस्ट 80 इयर्स का, है ना। 80 इयर्स के बाद में डिस्कवर हुआ। इतने में तो जो पुराने साइंटिस्ट थे वो सब चले गए, दे एक्सपायर्ड, है ना। तो बेचारे इतना टाइम लग गया इसमें यार। देखो कितना ज्यादा दिक्कत थी न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में। अच्छा, ये डिस्कवरी क्यों हुई उसका भी रीजन है। मैं तुमको रीजन बता देता हूँ। हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर Z होता है और मास नंबर क्या होता है? A। ये आज के जब टाइम में पता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या पता था? जब डिस्कवरी हो गई इसकी, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। अभी इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सम करता हूं तो वो लेस देन था मास ऑफ एटम के। तो इसमें क्या हुआ, इन लोग को प्रॉब्लम हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐड किया, लेकिन एक्चुअल मास ऑफ एटम से क्या आया, वो कम कम आया। आया ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम या फिर दूसरा कोई एटम ले लें उसके लिए। हाँ, अभी बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारे पास एक हीलियम एटम है, कैसा एटम है? Helium. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस समय तो साइंटिस्ट को पता नहीं था कि न्यूट्रॉन होता है इसमें, है ना। उनको क्या पता था कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। उनको क्या नहीं पता था न्यूट्रॉन। कि 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन हीलियम के वेट को मेजर किया जा सकता है अलग से। उसका जब वेट मेजर किया, वो वेट जो आया वो कितना आया, जो प्रोटॉन का मास है, इसमें 2 प्रोटॉन का मास है ना, वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर आया ऑलमोस्ट। आया समझ में कि नहीं अभी तुम लोग को? ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान सुनते जाना। अभी इसमें काफी बचा है, स्क्रॉल करूंगा ना अभी। इन दोनों का मास अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4। नहीं, इसका मास नेग्लिजिबल है मास ऑफ प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। देखो देखो किसका मास ज्यादा है, दोनों में देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन का कि या प्रोटॉन का? प्रोटॉन। Electron. ये पावर माइनस की है, देखो यहाँ पे। अगर माइनस में पावर है तो छोटी वैल्यू होगी ना, बोलो। यस सर। अभी समझा? अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर मैं एडिशन करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। कैसे? मैं तुम्हें आराम से समझाता हूं, देखना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम।
अगर इसको 10⁻⁻27 में कन्वर्ट करें तो कितनी पावर निकालनी पड़ेगी? 4। 4. ये 27 हो जाएगा। इसको अगर मैं डेसिमल के अंदर डेसिमल लगाऊं तो कितने पॉइंट के बाद डेसिमल जाएगा? यहाँ पे देखो कितनी पावर है, माइनस की 4। तो डेसिमल लेफ्ट साइड में 4 प्लेसेस आगे बढ़ेगा। देखो इस तरीके से आएगा 0.0091। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? कितने यस लोग सर। तन्मय तुम्हें समझ में आया ये कि ऐसे लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से, ये वाला समझ में आ रहा है? ऐसे लिख सकते हैं? अभी बताओ अगर मास ऑफ प्रोटॉन लिखूं तो कितना होता है वो? कितने किलोग्राम? अगर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं तो देखना कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्या इस वैल्यू में इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? बोलना भाई, नो सर। क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ा? तन्मय ये समझ में आया तुम्हें कि नहीं बताओ? ऑलमोस्ट सेम है Yes, कि sir. नहीं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस। तो वी कैन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0 in comparison to the mass of proton। हाँ या ना बोलो भाई, छोटी वैल्यू है ना। जैसे तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास 1000 रुपीज है, तुम्हें कोई 1 रुपए और दे देता है तो कितने हो जाएंगे? 1001. तो क्या बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। No, sir. सेम मान सकते हैं। तो ऐसे बताओगे, तुम्हारे पास अगर 1001 रुपीज हो और तुम्हारे भाई ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो तुम कहोगे हाँ 1000 के आसपास है। ऐसे ही बोलते हैं ना, कि तुम गिन के बताओगे कि उसको मुझे 1001 रुपए है। सेम है ना वो वैल्यू, ऑलमोस्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे तो 10⁴ पावर्स हैं और थोड़ा ज्यादा डिफरेंस। इसके लिए जब हम इसमें ऐड करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट कैसा रहता है? सेम रहता है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल रहता है। तो बताओ अगर हीलियम का मास पहले जब देखा उन्होंने विदाउट कंसीडरिंग द मास ऑफ न्यूट्रॉन तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट 2 MP। ये आया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड करके, लेकिन एक्चुअल में मास कितना आ रहा था? मेजर करके अलग से उसको तौला था उन्होंने। क्या किया था? वेट किया था। हीलियम एटम को वेट करते हैं तो कितना मास आएगा? बोलो 4 टाइम्स। कितना टाइम्स आया? 4 times. इसका मतलब इसमें कोई दूसरा पार्टिकल होना चाहिए ना जिसका मास ऑलमोस्ट 2 प्रोटॉन के मास के बराबर हो, या ऐसे 2 पार्टिकल होने चाहिए जिनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर हो। मतलब ऐसा हुआ कि प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास मिला के एटम के मास से कम आ रहा था। इसका मतलब उसमें कोई और पार्टिकल होना चाहिए या ना होना चाहिए? जल्दी बोलो। यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अभी समझा तुमको कैसे आया ये? तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे मैं ये बताने वाला था कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब इसको मैं बाद में लिखा देता हूँ क्योंकि ये मैंने जो समझाया है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको समझो, इसको नोट करो पहले सब लोग, फिर आगे और लिखाता हूँ। यहाँ से नोट करो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। काफी आसान है, समझ में आएगा। हाँ Yes, sir. नोट करें फिर आगे बढ़ाता हूँ। हो गया? अभी किसी को डाउट?
जितना No, अभी sir. तक डाउट है तो पूछो, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। हाँ अभी करता हूँ नीचे। अच्छा, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल और चार्ज? एटम एक फ्री एटम न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल, इसका Yes, मतलब sir. होता है एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन, बराबर। लेकिन उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि इसमें कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। वो कैसे पता चला, उसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि जो मास था वो कम पड़ रहा था। किसके मास से? एटम का खुद का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के इक्वल नहीं आ रहा था, एटम का मास ज्यादा आ रहा था। इसका मतलब कुछ ऐसा था कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एटम है, ऐसा हमने इमेजिन किया एटम, और मैंने सोचा ना कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन कहीं बीच में रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल। उस समय तो नहीं पता था, अभी पता है तो एक एग्जैक्ट ही बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लो मैंने मान लिया प्रोटॉन्स हैं, और मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन्स सारों सब तरफ घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं। अब ये मैंने माना, तो लेकिन इन दोनों को मान के जो मास आया, वो मास क्या आ रहा है, एटम से कम, हाँ लेस देन मास ऑफ एटम। जो अलग से तौल के देखा है, वेट किया उसका। वेट कैसे करते हैं वो आगे पढ़ाया जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट में। वेट करना आसान है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लो, उनका मास निकाल लो, एक मॉलिक्यूल के मास के लिए टोटल मॉलिक्यूल्स के नंबर से डिवाइड कर दो, सिंपल है ना। यस सर, अब देखना, तो इन्होंने क्या सोचा यार कि मास कम आ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो कि न्यूट्रल है इसलिए डेविएट नहीं हो रही है। वो निकलती तो है, उसका जो है हम लोग किसी ना किसी तरीके से निकल रही होगी, लेकिन हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पार्टिकल की नीड हुई, और एक्चुअल में वो पार्टिकल क्या था, न्यूट्रॉन। क्या था वो, न्यूट्रॉन। Neutron. चैडविक ने बताया कि उस पार्टिकल का मास एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो वो अभी हम लोग डिस्कवरी देखेंगे। तो बताओ नीड क्यों हुई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, बोलो क्यों? mass of electron or mass of proton हाँ was not equal to the mass of हाँ atom. यस, कि नीड इसलिए हुई क्योंकि मास कम पड़ रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड लिख लो, ये पूरा लिख लो, a need of, लिख लो need of a neutral particle was felt by the scientists, है ना, due to, या ऐसे लिख लो, because the mass of electrons and protons was less than the actual mass of atom। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अभी जहां तक पढ़ा दिया। Yes, sir. ये Yes, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है कि ऐसा क्यों सोचते थे वो। अभी समझ में आ रहा है क्यों सोचते थे, क्योंकि yes, जो है वो कम पड़ रहा है, और एटम न्यूट्रल हो चुका है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके एटम न्यूट्रल हो गया, एटम पे कोई चार्ज नहीं। उन्होंने सोचा तो चार्ज तो हो नहीं सकता, सही बात है ना, क्योंकि न्यूट्रल एटम होता है, और अगर न्यूट्रल आ रहा है इसका मतलब अब तो कोई नया पार्टिकल मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी चार्ज थे वो उन्होंने ढूंढ लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किससे ढूंढा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। प्रोटॉन किससे ढूंढा बताओ, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। Anode rays. यस, नाउ सी, हाँ ऊपर कर देता हूँ, नोट करने का काम करोगे कि बाद में नोट्स बनाने के लिए इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जो नोट्स में शेयर करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी बच्चे का नेट चला गया, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की कोई और प्रॉब्लम आ गई डिवाइस में, शट डाउन हो गया, हैंग कर गया, उसके लिए नोट्स देता हूँ मैं सिर्फ।
ये कोई एब्सेंट हो गया बाई चांस, सिर्फ उसके लिए। बाकी जो क्लास में है उनको नोट बनाते रहना है, ठीक है। ऐसे खुद से जो है सिंसियर होकर नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये नोट्स 2 साल बाद काम आने वाले हैं, 2 साल तक इनको यूज करना है, ठीक है। यस सर। तो इसको अभी बनाओगे तो टाइम बचेगा, नहीं तो फिर घर में दोबारा इसको लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक्चुअली कह सकते हैं। नहीं वेस्ट होगा तो प्रोडक्टिव नहीं होगा, ओके। अब सुनो, यहाँ पे लिखेंगे इन 1932 साइंटिस्ट कौन थे भाई? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक discovered a neutral particle. Discovered a neutral particle by bombarding a thin sheet कैसी थी वो? बहुत पतली थी, of beryllium. बेरिलियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 4, और एटॉमिक मास इसके स्टेबल आइसोटोप का होता है 9, 4 बेरिलियम 9 विद अल्फा पार्टिकल्स। कौन से वाले पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। He named this neutral particle. He named this neutral particle. क्या नाम दिया था बोलो इस न्यूट्रल पार्टिकल को? न्यूट्रॉन। क्योंकि ये न्यूट्रल था तो इसको बोला न्यूट्रॉन। इसको न्यूट्रल बोला क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल था, उसी से नाम आया इसका न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रल होता है इसको क्या बोला? न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो रिएक्शन होने जा रही है ना, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। कैसी रिएक्शन है वो? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन पता है क्या होती है? जिसमें नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है, जो एटम्स हैं उनकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एटम्स सिर्फ रीअरेंज होते हैं, उनके बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? एटम की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है, उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। रिएक्शन न्यूक्लियस के बीच होती है। ध्यान से देखना, अभी रिएक्शन लिख रहा हूँ, ऊपर का लिख चुके हो? हाँ सर। यस सर। ओके ओके, देखना 4 बेरिलियम 9, इसकी थिन शीट का मतलब है एटम्स जो है वो लेयर में कम है। अगर बहुत मोटी शीट ले लेंगे तो बहुत सारे ज्यादा एटम्स हो जाएंगे ना, तो उससे एक्सपेरिमेंट ज्यादा कैसा नहीं होगा? क्लेरिफाइड नहीं होगा, समझ नहीं आएगा उनको, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने बोला कि थिन शीट लेके करते हैं ताकि वो पेनिट्रेट भी कर जाए अल्फा पार्टिकल, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होनी है वो हो भी जाए। तो वो सारी की सारे चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने थिन शीट ली थी। फिर उन्होंने क्या किया? इस पे अल्फा पार्टिकल डाला। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कोई बताएगा? सर हीलियम एटम ना। हीलियम न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। निकाल दिए हों, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हों, उसको बोलते हैं बॉम्बार्डेड। मतलब स्पीड के साथ उस पर डाला, जैसे बुलेट्स होती है ना, ऐसे बुलेट्स जैसे कोई निशाना लगाता है, वैसे बुलेट्स, लाइक दैट बॉम्बार्डेड उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये थिन शीट है बेरिलियम की, किसकी है ये? बेरिलियम की। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गन एक होती है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, और इसको क्या करते हैं? एक लेड अपरटस या लेड प्लेट से इसको कवर कर देते हैं। ये ऐसा इक्विपमेंट होता है ताकि रेडिएशन जो आदमी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हो उसको ना हो, नहीं तो वो भी बीमार हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव होती है ना ये रेज, और अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकल रहे हैं। अब ये इस पे क्या होंगे? बम्बार्ड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ऐसे निकलते इस पे गिरेंगे,
तो दिस इज कॉल्ड बम्बार्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? Bombarding. स्ट्राइक कराना, कोलाइड कराना फास्ट स्पीड के साथ, दैट इज कॉल्ड बम्बार्डेंस। अभी समझ में आया क्या? Yes, sir. सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरा नेट इश्यू थोड़ा है। कौन सा वाला? बम्बार्डिंग वाला? यही, हाँ बम्बार्डिंग वाला। बम्बार्डिंग मीन्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक अल्फा पार्टिकल गन लेते हैं, मतलब एक मटेरियल ले लेते हैं ऐसा जो अल्फा पार्टिकल देता हो। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, सबको पता है ना। यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, नहीं पता है तो याद कर लो। 238 235 कई सारे आइसोटोप्स हैं। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसका यूज है नहीं, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि बम्बार्डिंग समझ में आए। वो यूरेनियम अगर रखा हो तो वो डिके होता है। क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली टूटता है। और कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें से? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब He+2, और वो बहुत स्पीड से निकलते हैं, उनके पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो हाई काइनेटिक एनर्जी से जब इस बेरिलियम सीड पे कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं? कोलाइड। तो इस कोलिजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बम्बार्डिंग। क्या बोलते हैं? बम्बार्डिंग। जैसे इसका नाम तो सिंपल आया है बम से। बम जैसे बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, बम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है? बम्बार्डिंग का किसी चीज पे हाई स्पीड से किसी चीज को गिरा देना, कोलाइड करा देना, चाहे वो फिर जो है बम हो, बुलेट हो, चाहे वो पार्टिकल्स हो। सिंपल सी बात। गामा रे भी निकलती है, वो आगे पढ़ना है ईशान, है ना। सारी चीजों को तो नहीं यहाँ पे ला सकते, फिर उस पे टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे सब चीजें आएंगी। ठीक है, अभी समझ में आया बम्बार्डिंग मतलब क्या है? यस सर। कोलिजन Yes, ऑफ sir. पार्टिकल्स विद हाई स्पीड। लिख दे रहा हूँ, अभी एक लाइन याद रखो, ज्यादा नहीं याद रखना। क्या होता है इसका मतलब? कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद हाई स्पीड, इसको क्या बोलते हैं? bombarding, बम्बार्डिंग। इस रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन एटम फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था? कार्बन एटम। अभी मैंने तुमको बताया था कि जब ये कार्बन एटम फॉर्म हुआ तो बताओ, बेरिलियम भी खत्म हो गया, हीलियम भी खत्म हो गया, उसकी जगह पे क्या बना? Carbon. कार्बन बना कि नहीं बना? कार्बन नया है कि नहीं? बिल्कुल यस सर। न्यू। कार्बन तो पहले नहीं लिया था, पहले बेरिलियम लिया था। इसका मतलब दिस इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन। और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला, उसको 0n1 से डिनोट किया गया। n मतलब न्यूट्रॉन, 0 मतलब उसमें कोई प्रोटॉन नहीं। तो सही बात है, जब वो न्यूट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी उसको दिखाने के लिए 0 लिखते हैं वहां पे कि इसका एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें 0 है। एक जस्ट नोटेशन है। और 1 का मतलब क्या है? उसका एटॉमिक मास 1 है। मतलब सिंपल बात है, जब उसमें प्रोटॉन है नहीं तो बचा क्या उसमें? न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन ही है ये। तो इसको सिर्फ n से भी लिख सकते थे, लेकिन आगे चल के इसको कैसे लिखा गया? 0n1 से डिनोट किया गया। दिस इज न्यूट्रॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन। अभी इसमें तुमको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, एटॉमिक नंबर्स का सम लेफ्ट साइड में राइट साइड के बराबर होना चाहिए। याद रखोगे कि नहीं? यस सर। अभी याद करा देता हूं उसको। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, आराम से लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एटॉमिक नंबर्स in left side is equal to sum of atomic numbers in right side, that is reactant side. left right समझ में आ रहा है क्या है? Yes, sir. hand side, right means product side. Similarly, ये point number 1 लिख लो। point number 2 क्या याद रखोगे? sum of
mass numbers या atomic masses in left side should be equal to what? Sum of mass numbers in right side. So you wrote both the sum of mass numbers. Okay, sum of mass numbers ये लिखा है ना, ये बोल रही हो ना, लिखा तो नहीं दिख रहा है क्या वहां पे? हाँ, क्या बोला बच्चे तुमने? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? Yes. Is there any lag in the No, sir. No, sir. okay. अच्छा तन्मय, तुम लीव कर गए थे क्या नेटवर्क की वजह हाँ से? सर नेटवर्क बहुत खराब से है, प्लीज रिपीट कर सकते हैं आप थोड़ा सर? कहाँ पे बताओ, कहाँ से छोड़ा था तुमने? किधर से स्किप किया था बताओ तो, कहाँ से स्टार्ट करूं? ये रिएक्शन से? हाँ सर। देखो मैंने क्या बोला, बेरिलियम जो है वो क्या होता है 4b9, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का 4, मास नंबर कितना होता है बेरिलियम का 9, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, मास नंबर कितना होता है 4। जब रिएक्शन होती है तो नया एटम कार्बन बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। मैंने तुम लोगों को बोला था फर्स्ट क्लास में कि 1 से लेके कितने तक याद करने हैं, मिनिमम 20 तक एटॉमिक नंबर प्लस मास नंबर, और 30 तक एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं। ट्राई टू रिमेम्बर एटलीस्ट टिल 30। देखो तन्मय, इधर यहाँ पे जो भी लोग जिनको नहीं समझाया, जिन्होंने कनेक्शन की वजह से नहीं सुन पाया, सारे लोग सुनेंगे। लेफ्ट साइड में जो एटॉमिक नंबर्स का सम होगा वो इक्वल होना चाहिए राइट साइड में एटॉमिक नंबर्स के सम्स, और लेफ्ट साइड में जो मास नंबर का सम होगा, टोटल जो मास नंबर आएगा सारे रिएक्टेंट्स का, तो वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट में मास नंबर्स के सम के। क्या चेक करो ये गिवन रिएक्शन में ऐसा है? चेक इट। यस सर। है Yes, ना? sir. यस सर है। हाँ, एटॉमिक नंबर्स के लिए चेक करते हैं। हाँ सर बराबर है कितना कितना है? सर। 13 न्यूट्रॉन से दोनों साइड्स में। हाँ, एटॉमिक नंबर्स में देखो 4 + 2 ये भी 6 हुआ, मास नंबर सर सर। और राइट हैंड साइड में कितना है 6 + 0 ये भी 6 है, मतलब ये तो करेक्ट है। ऊपर का देखो, किसके लिए? मास नंबर्स के लिए। सबको समझ में आ रहा है? कोई भी है जिसको डाउट है, यू कैन आस्क फ्रीली, नो प्रॉब्लम। आया? बोलो भाई। यस सर। Sir, can you explain once again? या सबसे पहले यू हैव टू ऐड द एटॉमिक नंबर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड। कितना लिखा है यहाँ पे बोलो? 4। 4 + 2 कितना हुआ? 6। राइट साइड में ऐड करो, 6 + 0 कितना हुआ? 6। रिएक्शन इज बैलेंस्ड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, हियर what Yes. is the mass number? 9. What is the mass number? 4. So what is the summation? 13. ये लेफ्ट साइड में 13 मास नंबर का समेशन हुआ है। राइट साइड में ऐड करो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट लाइक वेरी टफ, जस्ट सिंपल थिंग। 12 + 1 कितना हुआ? 13। दोनों तरफ 13 13 है ना? Yes, sir. बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। अभी समझ में आया? Yes, sir. जेम्स चैडविक ने क्या किया था बोलो? He bombarded beryllium sheet with alpha particles. What is alpha particle? Helium nucleus. Means दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उसके अंदर होते हैं। उसको बम्बार्ड कराया बेरिलियम पे, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई। जब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में छोटे छोटे न्यूक्लियस या एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं?
फ्यूजन। Nuclear fusion. फ्यूजन मीन्स ऐड होना, फ्यूजन मीन्स क्या है, एडिशन, और फिजन मीन्स क्या होता है, ब्रेक होना। याद रखोगे कि नहीं, Yes, पहले sir. से Yes, पता है sir. तुम लोग को ना? पता है कि नहीं, फ्यूजन फिजन क्या होता है? फ्यूजन फ्यूजन मीन्स मतलब जोड़ना। जुड़ना, वेरी गुड। और फिजन मीन्स सेपरेट होना, ब्रेक होना, डिकम्पोज होना। अभी आया समझ में? Yes, sir. तो फिर ये वाली रिएक्शन फ्यूजन होगी या फिजन? फ्यूजन। Fusion. Fusion. इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो सन है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे चल के पढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ सर। बहुत बहुत ही चीजें पढ़नी है आगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। सर वही ना, उसके हाइड्रोजन एटम्स जुड़ जाते हैं और हीलियम बना देते हैं। हाँ, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर वेरी वेरी एनर्जी रिलीजिंग, एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि उतनी केमिकल रिएक्शंस में हो ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी व्हाट, डिस्ट्रक्टिव, अगर उसको सही से यूज नहीं किया जाए, है ना। जैसे उसमें एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना। Yes, तो sir. छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और इट्स वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस, है ना। उनमें चेन रिएक्शंस होती हैं जो स्टॉप नहीं होती जल्दी। सर एक डाउट था सर, ये आपने जो लिखा है ना, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विथ हाई स्पीड, वो समझ में नहीं आया। मतलब बॉम्बार्डिंग का मतलब क्या है, जैसे स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है, एक बॉल है उस पे बॉल मारेंगे तो क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कि बॉल इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, मार रहे हैं ऐसे, है ना। यस और सर। अगर मैं बोलूं कि एक वॉल है उस पे बहुत सारी बॉल को मारा जा रहा है, तो बहुत सारी बॉल जब एक साथ जाती है ना, तो उसको एक नया टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं बॉम्बार्डिंग। जैसे बम गिराया जाता है ना किसी पे, जब गेम खेलते हो तो ऐसे वो आती है वहां पे, बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें आती है ना, उससे मारते हैं, ऐसे शॉट चलाते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जो ये टर्म है कि कोई भी पार्टिकल को कोलिजन्स कराया जाए बहुत फास्ट स्पीड के साथ फ्रिक्वेंटली, तो उसको बम्बार्डिंग टर्म बोलते हैं। बम्बार्डिंग इज ए नॉर्मल इंग्लिश टर्म, समझ में आया कि नहीं, कुछ नया नहीं है ये, यस सर, समझा सर। इट्स जनरल टर्म। बहुत तेजी के साथ अगर कोई बुलेट चलाता है तो भाई उसको हम लोग कोई भी एक टर्म दे सकते हैं कि ये जल्दी जल्दी कर रहा है, शॉट मार रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको नया टर्म दिया जाता है, बम्बार्डिंग। ऐसा नहीं कि बम गिराए जा रहे हैं वो पार्टिकल्स, लेकिन ऐसा है कि बहुत तेजी के साथ उनको डाला जा रहा है, फास्ट स्पीड के साथ, इसलिए उसको बम्बार्डिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो कोलिजन्स होने को ही बम्बार्डिंग भी बोलते हैं। तो ये एक टर्म है, इट्स नॉट लाइक समथिंग स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी कितने टर्म हमने डिस्कवर कर लिए बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है या नहीं बोलो? है सर। यस Yes, सर। sir. फंडामेंटल पार्टिकल है ना। तो लिखेंगे न्यूट्रॉन is a fundamental particle. Neutron is a fundamental particle of matter. तो अभी कितने पार्टिकल्स हो गए हमारे पास फंडामेंटल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हम लोग के सिलेबस के हिसाब से ये तीन ही याद रखते हैं, है ना, और Yes, sir. फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनमें से कौन सा न्यूट्रल है? Neutron. Neutron. तो जो हमने स्टार्ट किया था डाल्टन्स थ्योरी, वो इसलिए भी रॉन्ग हुई थी क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। डाल्टन ने बोला क्या था, बोलो, एटम कैसा है? Indivisible. इंडिविजिबल। ये डिविजिबल निकला ना। यस सर। एटम को ओपन करोगे, एटम को तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा उसमें, बोलो? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन Protons and electrons. और इलेक्ट्रॉन्स। इतना सामान है किसके अंदर?
एटम के Atoms. के अंदर। देखो तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, एटम इज डिविजिबल। डिविजिबल और एटम इज न्यूट्रल। कैसा है ओवरऑल ये? न्यूट्रल। ठीक है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग हो सकते हैं और मास नंबर पे डिपेंड करते हैं। अभी मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। हाँ देखो, क्वार्क्स वगैरह सारे हैं, ये तो आगे पढ़ने को मिलेगा। जो क्वांटम जब हम लोग जाते हैं पार्टिकल नेचर्स पे, तो और भी चीजें उसके अंदर आने लगती हैं। क्वार्क्स हैं, मीजॉन्स हैं, वो सारे आएंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन ये फंडामेंटल माने जाते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सारे के सारे फंडामेंटल। ठीक है, उसमें बहुत अलग अलग चीजें हैं, थ्योरीज हैं। तो हमेशा याद रखना है कि हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है तो न्यूट्रल फंडामेंटल कैसे हुआ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन जो है ना, इसमें भी क्या नहीं होता है? बोलो। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप्स भी हैं कि नहीं? इनमें कितने प्रोटॉन है? ये इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन? 1। कितने न्यूट्रॉन? 1। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ट्रिटियम में कितने कितने हैं? 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये हाइड्रोजन नहीं है? बोलो। सब हाइड्रोजन ही तो हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शन है न्यूट्रॉन के फंडामेंटल होने का। न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल, बट एक्सेप्शन मींस कहाँ वो नहीं होता है। किसमें नहीं होता है वो? प्रोटियम में। किसमें नहीं होता है? प्रोटियम। It does not has what? न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन है फंडामेंटल। क्यों? बाकी तो दुनिया में हर चीज में है ना वो, सिर्फ इसको छोड़ के। तो अगर सब कहीं ये है और इंटीजर मल्टीपल में है, मतलब या तो 1 प्रोटॉन होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, मींस न्यूट्रॉन 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 ही तो आ रहे हैं सब कहीं। तो एक गलती की वजह से उससे फंडामेंटल का टाइटल छीना नहीं जा सकता। समझ में आ रहा कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, बोल sir. रहा कि मैं फंडामेंटल हूँ। ये तो प्रोटियम की गलती है कि उसने मेरे को नहीं लिया। अगर वो मुझको ले लेता तो प्रोटियम दुनिया से खत्म हो जाता, ड्यूटेरियम से चालू होती दुनिया, है ना? आया समझ में कि नहीं? लेकिन प्रोटियम इज देयर। तो प्रोटियम इज द एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ वो सही है, क्वार्क्स वगैरह हैं, ऐसे मिला के तो 13-14 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं, उनको केवल हम साइंस टुडे की किताबों में पढ़ते हैं, क्लासरूम में नहीं पढ़ते, क्योंकि फायदा नहीं कोई। उसको पढ़ने से क्या नहीं है, जेई में कोई फायदा नहीं। देयर इज डार्क मैटर, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स के अंदर यहाँ पे जाने की उम्मीद नहीं। उसके लिए तो कॉलेज में पढ़ने जाओगे ना। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लेगा। कई सारी आईआईटीज में इंजीनियरिंग फिजिक्स है। जिसको बहुत इंटरेस्ट है वो फॉरेन की एमआईटी यूनिवर्सिटीज में जा सकता है, एमआईटी में जा सकता है, और बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं। तो फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो ये कर सकते हो। बहुत तरीके की फिजिक्स भी होती है उसमें अलग अलग। यहाँ पे लेकिन जरूरत नहीं है हमें। हमें क्या नहीं है यहाँ पे उसकी नीड। हमें क्या याद रखना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दैट्स एनफ फॉर अस। थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा, वहां पे बस काम चलाओ, पढ़ना है। मीन्स इट्स नॉट इन अ डीप नेचर, इट्स नॉट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। ये जो सिलेबस में इतना नहीं है कि इस पे हम लोग पढ़ाई करें। तो केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके अब ये सर। बताओ। हाँ, इस पे ध्यान नहीं देने की जरूरत, इसको अलग से पढ़ना है ना, अलग से पढ़ लो। कभी टाइम मिले, इंथुजियाज्म है वो इसके लिए, लाइक तुम्हारे अंदर है, यू आर वेरी इंथुजियास्टिक फॉर दैट, लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो अच्छी बात है। देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स हैं, सब चीजें इसके ऊपर जो इस बारे में लिखती हैं, इसको पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे।
डार्क मैटर बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है। एंटी मैटर भी। हाँ, तो व्हाइट मैटर, ये सब जो है चीजें पढ़ते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें से बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखना ज्यादा सही नहीं है। कैसे लिखना सही है? -1 E0, ये इसका तरीका है लिखने का। और आगे चल के पता चलेगा इलेक्ट्रॉन को और भी क्या बोलते हैं, बोलो, बीटा बीटा पार्टिकल। पार्टिकल। हाँ, प्रोटॉन तो अपना प्रोटॉन है ही, इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं, H+, ठीक है। और न्यूट्रॉन 0 and 1, ठीक है। अभी बताओ मास कितना किसका होता है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, याद रखो, ज्यादा इसके बाद की डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, 2 वगैरह आता है आगे छोटा सा, तो राउंड ऑफ करेंगे तो भी 1.67 आएगा। यहाँ पे याद रखना तुम जो मैं बता रहा हूँ उसको, किसका मास हल्का सा ज्यादा है, स्लाइटली? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का। मास Mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, Mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। Mn इज स्लाइटली मोर देन, किसके बराबर है, किससे ज्यादा है? MP। Mp, ठीक है। Mn इज स्लाइटली मोर देन Mp, ठीक है। और बस यही है, इसको Me से लिखते हैं, इसको Mp से लिखते हैं, इसको Mn से ही लिखते हैं, और ऑलमोस्ट बराबर होता है ये किसके, Mp के। इसका डिस्कवरी किसने किया था बोलो? डिस्कवर थॉमसन। हाँ, तो इसमें जे जे थॉमसन। थॉमसन का ही नाम याद रखना है तुम्हें। जिसने जिसने भाई एक्सपेरिमेंट किए उनके नाम तो हैं ही, जूलियस प्लकर, फैराडे, स्टोनी लेंज, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अब क्या ही कितने के नाम याद रखोगे, जिन्होंने नाम दिया उनका नाम ही लिया जाता है। थॉमसन हो गया, यहाँ पे रदरफोर्ड हो गया। अभी क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने ही मेजर रोल किया था, तो गोल्डस्टाइन का नाम ज्यादा लिया जाएगा, लेकिन डिस्कवरर कौन है, रदरफोर्ड, ये ही डिस्कवरर है। नाम कहीं पे आए तो इनका नाम आएगा। प्रोटॉन नाम इन्होंने दिया, न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मॉडल्स, उससे पहले 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। डन? यस सर। नो सर। लिख लिया है तो बताना मुझे जब हो जाए। हो गया? Mn और Mp का मतलब क्या बताया? हाँ, Mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये देखो, ये आगे भी यूज करेंगे हम लोग बहुत जगह पे इस तरीके से। ये सबस्क्रिप्ट में अगर लिख दिया, जैसे ये हो गया मास, m मतलब मास, स्मॉल m, सबस्क्रिप्ट में लिख दिया n, दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये लिखा m, यहाँ पे लिख दिया p, इसका मतलब क्या हुआ, mass of proton, हाँ। तो ये सबस्क्रिप्ट जो है वो पार्टिकल के बारे में बता रहा है, m मतलब मास। तो मास e का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ मास ऑफ electron, इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। अगर अल्फा पार्टिकल का लिखना हो तो m अल्फा कर देंगे, क्या हो जाएगा, मास ऑफ mass of of alpha alpha. particle, हाँ, बस हो गया। दैट्स इज द नोटेशन। ये कन्वेंशन है, ऐसे लिखा जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखो।
अच्छा हाँ, तुम्हारा नेटवर्क इशू है ना, तो तुम सुन नहीं पाए होगे, मैंने बताया था जब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनको भी नहीं आता था उसको याद रखेंगे। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, चार्ज बाय मास रेशियो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अरेंज दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and alpha particle in increasing order of charge by mass ratio. ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? You can raise your hand and ask the question. If you are unable to understand this question, you can ask. सर आपने अल्फा पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो क्या बोला था? पिछली क्लास में कराया था, याद है? नहीं सर, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता क्या है वो तो पता है, आपने उसका चार्ज बाय मास रेशियो में लिखा था। हाँ, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा? ट्राई करो एक बार खुद से, फिर मैं समझाऊंगा। +2 का चार्ज। +2 होता है ना, +2e। और मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? हाँ सर, आपने लिखाया था, मिला। अभी उसको देखने नहीं है, अभी खुद से करके ट्राई करो, और नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। संजना, सर मैं नहीं थी। ओके, हाँ एक्सप्लेन करेंगे, अभी सबके लिए एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो बच्चे थे एटलीस्ट दे हैव टू ट्राई इट, दे हैव टू नो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटा कैसे यूज किया जाता है उसको समझो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली चीज क्या होती है बताओ? समझना। क्वेश्चन समझना, ये समझना क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। हेतवी तुम भी नहीं थे? ओके, मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, अभी समझ में आएगा। ओके, ये वेदांत जो निशान लगाया तुमने, ये उल्टा सीधा क्या है, इसका कुछ बताओ, आइडिया दो। देखो जय ठक्कर, मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज बाय मास रेशियो इज ऑलवेज मॉड्यूलस, पॉजिटिव ही होता है, चाहे नेगेटिव पार्टिकल हो या पॉजिटिव पार्टिकल हो, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। यस सर। उसको कंसीडर करके फिर से आंसर दो। देखो जय ठक्कर ने जो आंसर दिया है उसमें भी चेंजेस होने हैं। वेदांत तुमने जो आंसर दिया है उसका साइन बताओ, ये उल्टा सीधा क्या है? इट इज ग्रेटर देन और लेस देन, तुम्हें पता है ये क्या लिखाया तुमने? वेदांत, डू यू वांट टू चेंज द साइन? ये ग्रेटर देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा बताओ तो मैं समझूं, बिकॉज एक्चुअली जो लिखा है वो रॉन्ग है, इसका उल्टा सही होगा। इंक्रीजिंग लिखा है तो तुम्हारा आंसर सही है, वो साइन बताऊंगा मैं, इसका उल्टा होता है सही। ईशान का आंसर थोड़ा सा सही है, न्यूट्रॉन जो है उसमें इग्नोर किया इन्होंने, तो वो गलत हुआ। और मैंने डिक्रीजिंग नहीं पूछा है ईशान, मैंने इंक्रीजिंग पूछा है। इंक्रीजिंग मीन सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, देन इंक्रीज करना है, समझ आया ईशान? जय ठक्कर, अल्फा न्यूट्रॉन अभी भी गलत है तुम्हारा, थोड़ा सा ध्यान दो। एरो लिखा था, वेरी गुड वेदांत, अभी मुझे भी समझ में आया, समझ गया मैं, थैंक यू।
अच्छी बात है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो गौरी को समझ में आया क्या? गौरी, आर यू देयर? पनवेल, गौरी, गौरी को समझ में आ रहा है? अतरिया, तुमने आंसर नहीं दिया, तुम तो पहले ये पढ़ चुके हो कि नहीं? आर्यन, अंश, अंश बोलो भाई, अंश समझ आ रहा है? अभिराज, पनवेल, थाने, आर यू गेटिंग इट? हर्षवर्धन, पनवेल, समझ आया तुम्हें? ओके गुड। कल्याणी चौहान, बोलो कल्याणी, कैन यू लिसन मी? केनेथ सीवुड, समझ में आया तुम्हें? कैसे करना है ये क्वेश्चन? You have to find out charge by mass ratio. That is the very simple question. क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है? चार्जेस ऑफ द ईच पार्टिकल, masses of the each particle. कृष्णा वाशी, वाश सेंटर। ओके कृष्णा, समझ में आया तुम्हें? ओके पलक एंड प्रद्युमन, मुग्धा। ओके माय माइक इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। जैब को लास्ट पार्ट समझा नहीं? ओके अभी समझा देता हूँ। लास्ट पार्ट मतलब कौन सा वाला? तब तो अल्फा पार्टिकल सबसे पहले आएगा, अल्फा पार्टिकल सबसे पहले आएगा। देख लेना ध्यान से, चार्ज बाई मास है, मास जितना ज्यादा होगा रेशियो उतना कम होगा। Sir, you got my message. व्हाट्स योर नेम? Mansi. हाँ तुम्हारा आंसर आया है, और तुम्हारा आंसर रॉन्ग है थोड़ा सा, अभी चेंज कराता हूँ मैं, रुक जाओ। सारे बच्चों की वही गलती है, युवान का जो पनवेल का बच्चा है उसका भी रॉन्ग है। हाँ जय ठक्कर, वेरी गुड। सबसे कम है ना, कम, उससे कम तो जीरो होता है ना, जीरो से कम होता है कोई पॉजिटिव चीज से? पॉजिटिव चीज उसके पहले जीरो आता है। अब सी, इसका सबसे अच्छा तरीका है टेबल बना लेना। द बेस्ट, आपने लिखवाया भी था। मैंने लिखवाया था ना? पार्टिकल, हाँ फिर देखो मैंने लिखवाया भी था, लो अब अभी भी बता नहीं पा रहा। न्यूट्रॉन सबसे छोटा था, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन था सबसे बड़ा। अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर कर सकते हो। देखना ध्यान से, चार्ज लिख लो पहले, कितना कितना आएगा। मैग्नीट्यूड लिखना है चार्ज का, क्या लिखना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? ई के बराबर। प्रोटॉन पे 1e। चार्ज नहीं लिखना है तो पूरा विद साइन लिख लो, बाद में मैग्नीट्यूड ले लूंगा मैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बोलो? He+2, याद है सबको? यस। न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 and 1। प्रोटॉन क्या होता है? H+। इलेक्ट्रॉन -1e, यही इलेक्ट्रॉन है, इसको E- भी लिखते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। मास बताना मुझे, कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का? me। क्या वैल्यू होती है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? mp। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 2 प्रोटॉन का मास, 2 न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है या नहीं होता? Sir, तो 4 mp आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज कितने लोग को समझ में आएगी? दिस थिंग
आई या नहीं आई समझ में, बताओ। किसी को डाउट है इसमें? ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि 2mp प्लस 2mn 4mp कैसे हो गया? तो उसको मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा के समझा देता हूँ। क्या मैंने ऊपर लिखाया है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन? लिखाया था। तो यहाँ पे 4mp हो जाएगा। As we know that mass of proton is almost equal to mass of neutron. Equal masses होते हैं। जय को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। Now we are going to find charge by mass ratio, that is also called E by M ratio. It is always a magnitude. क्या होता है ये? Modulus. क्या होता है? Modulus means पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू आती है इसमें हमेशा? पॉजिटिव। तो इसका क्या आएगा? E अपॉन ME। हाँ या ना बोलो भाई। E अपॉन ME आएगा ना इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का क्या आएगा? E अपॉन MP। चार्ज कितना है? E, मास कितना है? MP। इसको इससे डिवाइड कर देना है। 2E अपॉन 4MP कितना आएगा? E अपॉन 2MP। और ये कितना आएगा? 0 अपॉन mn मतलब 0। मुझे देख के बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं उसमें ध्यान देना। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? लास्ट के तीन में E बाई MP बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा नंबर से डिवाइड करोगे, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। द charge by mass ratio of alpha particle is half of the charge by mass of proton. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सबको आ रही है? अच्छा, ME की वैल्यू MP की वैल्यू से छोटी होती है ना। तो अगर ME से डिवाइड करेंगे स्मॉलर वैल्यू से तो वैल्यू बड़ी आएगी, लार्ज वैल्यू आएगी ना। यस सर। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हुई? E बाई ME की। सबसे छोटी वैल्यू किसकी हुई? न्यूट्रॉन। तो चार्ज बाय मास रेशियो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? न्यूट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन की। ऐसे आया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो ये किसका है? न्यूट्रॉन का। चार्ज बाय मास रेशियो का ये ऑर्डर है। कहीं पे कैलकुलेशन समझ नहीं आती है तो तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वैसे तो 10th पास बच्चों को तो माना जाता है कैलकुलेशन आनी चाहिए इतनी, है ना? नहीं आती है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? दैट्स नॉट गुड। नो सर। No, sir. एकदम नो सर। अच्छा, नहीं है ब्रेक हो रही है। तन्मय देखो, कहाँ पे तुम्हें कहीं पे सुनाई नहीं दिया है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। शायद से तुम्हारा कनेक्शन थोड़ा लूज होगा, कम होगा, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है। किधर वाला नहीं समझा बताओ? हाँ, ये मैंने बोला, ये समझा कि नहीं सबको? ये छोटी Yes, वैल्यू sir. से डिवाइड करेंगे ओवरऑल वैल्यू। ये ME की वैल्यू क्या है? कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी। ये MP वैल्यू थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। एक एरो इसमें कर लो। और E बाई 2MP ये वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी तो ये और भी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ये तो 0 ही है। सबसे बड़ी वैल्यू ये हुई, फिर ये तो ये 0। आया समझ में? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? नाउ क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को? सर एक डाउट है। बोलो। सर अगर इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ऐड करके अल्फा का जो बनता है वो ज्यादा ही होगा ना? हाँ देखो, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कम होता है और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। लेकिन अल्फा के अंदर कितने न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन।
तो अल्फा पार्टिकल का मास तो काफी ज्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन का इसमें बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं ना। इलेक्ट्रॉन होते भी उनको ऐड करके मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1840 टाइम लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, किसका मास ज्यादा है? प्रोटॉन का। कितने टाइम्स? 1840 टाइम्स, ऑलमोस्ट ज्यादा होता है। कैसे ये आया निकालना है तो डिवाइड करके देख लो। हाँ, ओके सर। मान लो तुमसे पूछा गया क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आपने दिया था असाइनमेंट में। अच्छा, असाइनमेंट में था ये? हाँ सर था ना, कितना? 2 बार पूछा था। अच्छा, 2 बार पूछ दिया। कितना आंसर आया था? ऑलमोस्ट 1839 आता है। 1837। हाँ हाँ 1837. 1837, ऑलमोस्ट कितना मान लेंगे उसको? मतलब कहने के लिए इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कितना आता है, लेकिन जैसे सॉल्व करके देख लेता हूं मैं। एमपी कितना है? 1.67 into 10 raised to किलोग्राम्स में ये भी है, 27. और एमई जो है वो भी किलोग्राम्स में लिख लो। तो अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा? देखो, पावर आएंगी ऊपर माइनस की 27 प्लस की 31, नीचे आएगा 9.1, 1.67, और ये पावर कितनी बचेंगी? 10 to power 4 प्लस अपॉन 3। ये 31 में से 27 जाएगा तो 10 की पावर 4 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 16700 अपॉन 9.1। इसको डिवाइड कर लो साइड में ले जाके, रफ वर्क में कितना आएगा? बोलो। बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यहाँ पे 2 वगैरह भी होता है। अगर वो सब भी लेते हो जो भी एक्चुअल में आता है यहाँ पे 16720, इतना अगर लेते हो और इसको डिवाइड करते हो 9.1 से, तो कितना आएगा? 1.67 लिया था तो 1.67 सिर्फ लिया तो कितना आया? 1835 के आसपास। 1835। 35 आया ना? यस सर। देखो मैं लिखता हूँ कितनी है इलेक्ट्रॉन की। 1.6726। 0.16। हाँ ये है। अगर इस पूरे को लेओगे तो देखना तुम सॉल्व करके कितना आएगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो ये 1096 लेनी पड़ेगी। तो वो जो एग्जैक्ट डेटा है ना उस पर हम लोग जाते नहीं जल्दी, क्योंकि फिर क्या होगा ना, बहुत माइन्यूट सी चीजें आएंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। 16726, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.1096। तो कैलकुलेटर भी हमारे पास होना चाहिए, ऐसे तो अलाउड नहीं हमारे एग्जाम में। तो मुझे तो ऑलमोस्ट इतना आया। अब ठीक है, अलग अलग जगह दिया हुआ है डेटा, 1837 हो 1836 हो, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या दिया रहेगा? बोलो बोलो, क्या दिया रहता है? बताओ, क्या दिया रहता है? नहीं पता? मास। क्या दिया रहता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे? गिवन। तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? और जो भी मास दिया हो उसको यूज करना है। डन? कोई डाउट? अभी किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उनको नेग्लेक्ट कर देता मैं। किसने क्वेश्चन पूछा था? ये मानसी ने पूछा था क्या? कि यस हैवी ने? सर। अभी समझ में आया तुम्हें? यस सर, अब समझ। ओके, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बड़ी कम वैल्यू होती है। सर आपने चार्ज में क्या, ये क्या लिख रहे हो? आधी बात लिख रहे हो, समझ नहीं आ रही।
बोलो भाई। चार्ज में की वाई ये क्या है जय? एक बार सबके चार्जेस बता दो। ये किसके चार्ज बताए? ये चार्ज ही तो बताए हैं भाई। ये चार्ज तो बता दिए, ये चार्ज तो हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है? तो हो गए चार्ज। चार्ज तो बता दिए। चार्ज ले लो, सबके लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन। -1.619 कूलम प्लस 1.6 10 to power -19 कूलम, 2 into 1.6 10 to power -19 कूलम, 0। अच्छा, ये वाला टर्म को ई लिखते थे ना भाई, इसको क्या लिखते हैं इतने टर्म को? बोलो। ई। E. तो ये ई बनेगा तो +1 ई, ये +2 ई। आया समझ में चार्ज? रैप तुम्हें समझ में आया चार्ज? ये हेडवी अपना ये ऑफ कर लो माइक। आर यू देयर? अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। एटॉमिक मॉडल्स। स्क्रॉल अप करो ना। अच्छा, लिख रहे हो अभी? बहुत ही आसान है, सबको ये रिवाइज करना है। रिवाइज किया था कि नहीं आज की पहली वाली क्लास का? रिवाइज करके आए थे? और ऊपर। Yes, sir. फिर अभी नीचे। ओके। आगे बढ़े? हो गया तुम्हारा? हाँ सर। एटॉमिक मॉडल्स। मॉडल मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीन्स ऑफ मॉडल? सर डायग्राम। डायग्राम? डायग्राम तो बनाते हैं हम लोग, है ना, वो भी सही है आंसर। मॉडल मतलब क्या है? सर वो जो किसी बड़ी चीज का छोटा रिप्रेजेंटेशन। ये भी मॉडल होता है, ये भी मॉडल का एक मतलब है। और 3D मॉडल। ओके। और कुछ कहना चाहते हो? सर किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ? वो भी सही है। ठीक है, चलिए समझ गया मैं। ऑब्जर्व एंड स्टडी के लिए 3D मॉडल अच्छा होता है, ऐसा बोला तुमने, ठीक है। बेस्ड ऑन शेप एंड डायमेंशन, ये भी मतलब ठीक ठाक है, काम करेगा। सिंपल चीज है, रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। किसको? एटम को। एटम को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द एटम, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट in the form of like you can say diagram or 3 dimensional thing। जो भी तुम लोग ने बोला वो सारा सही है। मॉडल मीन्स होता है एक रिप्लिका, एक ऐसी चीज
जिससे हम ये समझ जाएं कि एटम ऐसा होता होगा। क्यों, आंखों से देख सकते हैं क्या उसको, बोलो? नहीं ना, No. इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। उसका मॉडल देना पड़ता है। जैसे कोई घर बनता है ना, कोई बहुत बड़ी चीज है, मान लो तुम्हें घर बनाना है, तो ऐसा तो नहीं करोगे घर बनाओगे फिर तोड़ोगे फिर बनाओगे बोलोगे अभी घर बन गया। अच्छा, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। No, पहले sir. क्या बनाते हैं उसका, एक क्या बनाते हैं, Small structure. स्मॉल स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं मॉडल। कहते हैं ये मॉडल है भाई, ऐसा चाहिए हमें, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये हो जाएगा तो अच्छा होगा, यहाँ पे, उसको बोलते हैं मॉडल। वैसे यहाँ पे एटॉमिक मॉडल कहने का मतलब है कि कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ ये पता था कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम में मास होता है। अब उसका मॉडल क्या है, कैसा एग्जिस्ट करता होगा एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, एटम में प्रोटॉन कहाँ होंगे, कहाँ पे एग्जैक्टली होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। इन सब चीजों को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन इन चीजों को डिटरमाइन करता है, शो करता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया था वो थॉमसन ने दिया। किसने दिया? Thomson. थॉमसन। लेकिन जिस समय थॉमसन ने मॉडल दिया ना, उस समय कौन सा पार्टिकल नोन था सिर्फ, बोलो? इलेक्ट्रॉन, Electron. और कौन सा नोन था बताओ? प्रोटॉन। Proton. यस। तो ये दो चीजें के बारे में पता था, बाकी कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रोटॉन का नाम नहीं था। क्या नहीं था प्रोटॉन का? नाम नहीं। नाम नहीं था। हाँ, नाम नहीं दिया था किसी ने उसका। उसकी डिस्कवरी हो गई थी लेकिन उसका नाम तो रदरफोर्ड ने बाद में दिया 1909 के पास। लेकिन मॉडल कब आ गया था ये, बोलो? 1904 में। तो क्या नाम याद था इन लोगों को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने मॉडल दिया। ये किसने दिया? थॉमसन ने। थॉमसन ने बोला, देखो सिंपल सी लॉजिक बताता हूं मैं। थॉमसन ने क्या बोला लोगों से, एक स्मॉल लॉजिक सुनो मेरा। एटम कैसा होता है, बोलो? न्यूट्रल। एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने खुद डिस्कवर किया, थॉमसन ने ऐसा बोला। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। Negative. और एटम में अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी एनोड रे से डिस्कवर हो चुका। एनोड में डिस्कवर हुआ था पॉजिटिव चार्ज। ये दो चीजें इनको पता चल गई कि पॉजिटिव चार्ज होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। अगर ओवरऑल न्यूट्रल है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इनकी आपस में वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो? सेम। सेम। इन दोनों चीजों को मिला के इन्होंने नया कॉन्सेप्ट बना डाला। इन्होंने बोला देखो, हम नेचुरल चीजों को देखते हैं, हम देखते हैं प्लम पुडिंग को, तो पुडिंग कैसी होती है, ये पुडिंग मटेरियल है, मान लो राइस की पुडिंग है या जो भी पुडिंग अपने वहां पे चलती होगी थॉमसन के यहाँ, उन्होंने उसको देखा। कई तरीके की पुडिंग्स बनाई जा सकती हैं, या केक मान लो कोई, ये हमारी क्या हो गई, पुडिंग मटेरियल हो गया। अब बोला जैसे पुडिंग में प्लम्स को क्या करते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, ऐसे धसे हुए होते हैं कि नहीं होते? यस सर। Yes, sir. मैंने डाल दिए। इन्होंने बोला ना कि भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पुडिंग में। पॉजिटिव चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दी एटम, और एटम इज लाइक अ पुडिंग थ्रू आउट दी एटम। एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये रेड वाले ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब क्या, धसे होना, स्कैटर्ड होना, फिट होना, फिक्स्ड होना। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिक्स्ड हैं, धसे हुए हैं। इसमें इज दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज में। सो व्हाट थॉमसन told that the atom is neutral. The positive charge is uniformly distributed throughout the atom and the electrons are embedded inside this positive charge. इतना कॉन्सेप्ट दिया, इसको क्या नाम दिया गया, बोलो? क्या नाम दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल। ये मॉडल है कि नहीं है भाई? यस सर। हाँ। अच्छा, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं,
वाटरमेलन मॉडल, कौन सा मॉडल? वाटर watermelon model. वाटरमेलन में ऐसी होता है ना, उसका क्या होता है, जो 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 उसका ये होता है रेड वाला खाने का पार्ट है ना, जो हम देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पूरे में वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और जो उसके सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के, वो क्या होते हैं, बोलो, उसमें हर जगह पे Embedded. एम्बेडेड रहता है। तो Embedded. बोला बस ऐसे ही होता है। थॉमसन ने बोला ज्यादा सोचो मत तुम लोग, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो होता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वैसा क्या नहीं हुआ, एक्चुअली ऐसा नहीं था। तो ये तो बस थॉमसन ने बोल दिया था, बोला कि मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो मैं मॉडल भी दे देता हूँ लोगों को, लेकिन बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर ये मॉडल क्या हो गया, Wrong. Fail. वेक्टर यस, इसकी कमियां आ गई, इसके ड्रॉबैक्स आ गए। लेकिन एक चीज है जो गलत नहीं है, वो क्या, जो सबको पता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा रॉन्ग है, इनका जो ओवरव्यू है वो सही है, लेकिन इनका मॉडल फेल हो गया। इनकी जो बातें हैं कि ऐसे प्लम पुडिंग जैसा है, ऐसा नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। धीरे धीरे जब केमिस्ट्री ने और जो है इम्प्रूवमेंट्स आए, तो फिर और भी मॉडल्स आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर मैं 1-2 लाइन भी लिखाऊंगा, अभी फोटो बना लो इसको। समझाने वाला काम मैंने कर दिया है, लिखना थोड़ा सा तुम्हें बाकी है, 2-3 लाइन नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, ठीक है? नोट हो गया ये? Yes, sir. अभी क्या करना है तुम्हें, अभी प्रॉब्लम सेट 2 करना है। क्या करना है, और संडे 9 PM तक सबमिट करना है। कब तक सबमिट करना है? 9 PM. प्रॉब्लम सेट टू। हाँ, प्रॉब्लम सेट 2 लिखा है, देखो व्हाट्सएप जो है उस पर ही सबमिट करना है, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई ग्रुप हमने बनाया नहीं है, हम 2-3 दिन में ग्रुप भी बना देंगे, उसमें तुमको ऐड कर देंगे, या जब तक मुझे ही सबमिट करते रहो। फिर ज़ील ऐप में जब क्लास होगी तुम्हारी, देन क्या होगा, उस पे ही डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। समझ में आया क्या? हाँ Yes, सर। sir. Yes, ओके। sir. इसके बाद क्लास जो है वो दूसरी आईडी पे होगी ना सर? एक कल रात है, हाँ, एक तो सबमिट करना ही है ना, उसका टाइम दिया हुआ है मैंने, वो पहले ही सबमिट करो। डेडलाइन जो है प्रॉब्लम सेट 2 संडे 9 PM तक सबमिट करना है। गॉट इट? जुआन समझा? ठीक है, एंड करें इस मीटिंग को। Yes, sir. चलो बाय बाय, इसको Bye, रिवाइज sir. क्या, Bye, sir. बाय बाय।